नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमिर अली खां के साथ फ़िक्र नज़र में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खां से मुख्तलिफ़ उमूर पर बातचीत करते हैं और ख़ास तौर पर जो मिली और कौमी मसाइल होते हैं उन पर गुफ्तगू की जाती है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल के इस शेर से करते हैं और ये हमारी रिवायत रही है। आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फ़िक्र व तदब्बुर का सलीक़ा। तो ऐसा लगता है कि दुनिया में आज फ़िक्र व तदब्बुर की कमी होती जा रही है, जिसके नतीजे में कई तबाही व बर्बादी हमारे सामने आ रही हैं। मिसाल के तौर पर कोरोना वायरस है और अब देखेंगे कि हिंदुस्तान में मज़दूरों की हालत इंतहाई अबतर हो चुकी है। हालांकि मज़दूर ही कौमी तामीर में अहम किरदार अदा करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा है कि आमिर अली खां साहब हमारे साथ हैं, तो अब हम चलते हैं न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खां साहब के पास। आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है। और आप देख रहे हैं कि मज़दूरों की हालत हिंदुस्तान में बहुत अबतर है। वैसे भी अगर आप देखेंगे कि कुछ दिनों से मज़दूरों की जिस अंदाज़ में नक़ल मकानी हो रही है या अपने आबाई मुक़ामात को रवाना हो रहे हैं, वो बहुत ही दर्दनाक है। लेकिन जो वाक़या महाराष्ट्र में पेश आया है, उसने तो तमाम हिंदुस्तानियों को रुला दिया है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल, देखिए वैसे तो अगर हम तादाद माइग्रेंट लेबर की बात करेंगे तो 4 करोड़ माइग्रेंट लेबर ऐसा हिंदुस्तान में है जो दूसरे रियासतों में काम करता है। और रहा सवाल यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ के इलाकों का, तो उनके लिए तेलंगाना हो, महाराष्ट्र, तेलंगाना और दिल्ली में सबसे ज़्यादा लोग गैर मुकामी लोग जो काम करने हैं, माइग्रेंट लेबर की कसीर तादाद मौजूद है। इसलिए कि मैं समझता हूँ कि जो लोग दुबई जाना एफर्ट नहीं कर सकते वो लोग ऐसे मुकामात पे आ जाते हैं जहाँ पे उनका गुज़र बसर आसान हो सकता है। इसके अलावा सूरत में यूपी के फिर वो बुनकर लोग जो स्पिनिंग मिल्स में काम करने वाले हैं। लुधियाना अगर आप जाएंगे तो लुधियाना में जितने स्पोर्ट्स गुड्स और स्वेटर्स बनाने वाले हैं वो फिर यूपी बिहार का ही लेबर है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि माइग्रेंट लेबर जो आपने कहा कि रीढ़ की हड्डी होते हैं, हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं, तो मैं बिल्कुल उससे मुत्तफिक हूँ। खुद माइग्रेंट लेबर, हम इंटरनल माइग्रेंट लेबर की बात करें, अगर जो लोग हिंदुस्तान से बाहर जाके काम करें उनकी अगर देखें, वो माइग्रेशन को अगर देखेंगे तो सिर्फ गल्फ़ कंट्रीज़ में 1 करोड़ लोग हैं जो उन्हें भी माइग्रेंट लेबर ही समझ लीजिए। क्योंकि अब ये है कि दुबई, कुवैत में अगर हैं तो उनको आप बजाय इंटरनल के जरा एक्सटर्नल माइग्रेंट लेबर कह सकते हैं। तो ऐसे में अगर देखेंगे तो फिलवक़्त जो माइग्रेंट लेबर की कैफियत है तो उसमें मैं समझता हूँ कि ये सडन डिसीजन जो हो रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, आप आए रात के 8 बजे आए और सडन कल से लॉकडाउन बोल दिए, रात के 8 बजे आए नोटबंदी बोल दिए, रात के 8 बजे आ रही आके बोल रहे हैं कि कल से आपकी ज़बान पे पाबंदी है। जी हाँ, आप है तो कल आए, कश्मीर को है तो 3 हिस्सों में आप तकसीम कर दिए। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की जो ऐलानात है अनप्लैंड तरीके से जो हो रहे हैं, उससे मैं समझता हूँ कि कई हद तक मसाइल का में और इजाफा हो रहा है। अब ये कह रहे हैं कि जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, डॉक्टर के ऊपर फूल बरसाने की बात है। कई 100 किलोमीटर माइग्रेंट लेबर हैदराबाद से निकल के छत्तीसगढ़ को पैदल चले जा रहा, ना उसे पानी मुयसर है, ना खाने के लिए कुछ मिल रहा है। उनके ऊपर आप खाना बरसाइए, जैसा सैलाब ज़्यादा इलाक़ों में आप खाना ऊपर से हेलीकॉप्टर से तकसीम करते हैं, कम से कम कुछ तो करिए आप। तो ये सब कुछ हो रहा नहीं है, लेकिन लेबर को जो लेबर प्रॉब्लम है उसको वज़ीर आज़म लेबर प्रॉब्लम महसूस करने में नाकाम रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि फिर हो सकता है कि चूँकि लेबर, अंग्रेजी में जो लेबर का लफ्ज़ है वो प्रेगनेंसी के उसमें होता है, जैसे लेबर रूम तो है, दवाखाने में लेबर रूम होता है जहाँ पे आप बच्चे को लेके जाके शरीक कराते हैं और बच्चे के साथ बाहर लाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये लेबर प्रॉब्लम का वज़ीर आज़म को एहसास नहीं है। शायद इसीलिए ऐसे आधी रात को आके कुछ ना कुछ डिसीजन ले रहे हैं जिससे कि लेबर का आज लोग ये है कि देखिए शिद्दत ऐसी है कि कुछ लोग करीब हैदराबाद के करीब हैं, उनको कोई जाके मदद कर रहे थे तो बोले कि आपके ये पैसे जो है 3-4 दिन चलेंगे, 5वें दिन मैं फिर है सो वापस जाने की कोशिश करूँगा। कोई महाराष्ट्र के थे और कोई मध्य प्रदेश के थे, बोले कि हम चले जाएंगे। तो बोले कैसा जाएंगे, जाने कैसे, फिर कैसा जाने का क्या, पैदल पैदल चले जाएंगे, सब जितना हो सकता जाएंगे, पहुंच सके तो हमारे गांव को जाके मर जाएंगे, मगर यहाँ तो नहीं मरेंगे, पैदल रास्ते में मर जाएंगे या हमारे गांव को जाके मरेंगे।
तो इस किस्म की नौबत आ गई है। आप लॉकडाउन बोले, लॉकडाउन के नाम पे एकदम पूरा बंद कर दिए। जिसके पास खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, उजरत नहीं मिल रही है जी तो वो अपने मुकाम को जाना पसंद कर रहा है। जी जी, जैसा कि आपने कहा है कि लेबर की बात की है, लेबर पेन की बात की है, लेबर रूम की बात की है, जी। तो ये इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं कि अब इन ख़वातीन को लेबर रूम भी दस्तयाब नहीं है। जी हाँ, जी नहीं देखिए, लेबर ये सोच के आया था कि उनका ये परमानेंट ठिकाना है जी या जी कम से कम 1 साल 2 साल तक यहाँ रहने के। चूँकि लॉकडाउन का मसला आ गया, लिहाजा वो यहाँ से फिर वापस अपने आबाई मुकाम को जा रहे हैं। जी उसमें ये है कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो जाना तो है जी और हाँ। पैदल ही जाना है। सड़क पे बस है ना, पटरी पे है तो ट्रेन है, जी जी तो वह पैदल ही जाना है इन लोग को। जिसके पास मोटरसाइकिल थी वो लोग भी गए हैं, जी, राजस्थान को गए बिल्कुल। कुछ लोग मोटरसाइकिल पे। तो मैं समझता हूँ कि उसमें प्रेग्नेंट औरत भी है जो परेशान हो रही है, जी। छोटे बच्चे, कमसिन बच्चे भी हैं जो परेशान हैं। जी जी तो इन सब के मसाइल को देखने के लिए मैं समझता हूँ कि आज यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो पुलिस के डर से और बिना किसी गवर्नमेंट की मदद के वो अपनी हिम्मत के तौर पे ही अपने मुकाम को जाने के लिए तैयार हो गए। एक बात इसे ये है कि जी। मोदी बड़े बड़े दावे करते हैं, बुलंदबाज दावे होते हैं जी। कि हम मजदूरों की बहबूद के लिए ये कर रहे हैं। आप जी। बैरूनी ममालिक में फंसे हिंदुस्तानियों को तो एरोप्लेन मिलाते हैं या बहरी जहाज़ों मिलाते हैं, लेकिन इन गरीब मजदूरों को जो हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान की तामीर में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, उन्हें पैदल छोड़ देते हैं। तो ये क्या है आखिर? देखिए, पैदल छोड़ देने के अलावा जो अब हाल में जो वाक़ा पेश आया, लेबर थका मांदा ये सोच के सो गया कि लॉकडाउन है, ट्रेन तो रुकी हुई है जी हाँ और जी। पटरियों के किनारे वो सो गए। 15 लोगों के ऊपर से ट्रेन चलेगी, तो इनका क्या होने वाला है? जी जी ज़रूर ये कहा जा रहा है कि वज़ीर रेलवे है सो ख़ास नज़र रखे हुए हैं, जी हाँ, बिल्कुल। गहरी वारदात के ऊपर गहरी नज़र रखे हुए हैं। नज़र रखने से कुछ नहीं होता, नज़र से नज़र लग जा रही जी जी आपकी। तो आप यहाँ कंपनसेशन अगर देते हैं, जी जी। आप ये कंपनसेशन का अगर ऐलान करते हैं तो उनकी कुछ ना कुछ राहत हो सकती है उनको। आप उम्मीद करते हैं कि मोदी हुकूमत इनके लिए देना तो कंपनसेशन चाहिए। का देखिए, ऐलान करेगी? जिस हिसाब से लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है, जी देखिए जी मसला यहाँ ख़त्म होने वाला नहीं है। जी। अगर लॉकडाउन भी उठता है तो मैं समझता हूँ कि ये कोरोना वायरस तो जाने वाली चीज़ नहीं है। जी जी जब तक कि आपके पास दवा नहीं आ जाती, ये कोरोना वायरस आपके साथ यहाँ रहने वाला है। जी जी तो ये बड़ा मसला है। वज़ीर आज़म को चाहिए कि इसमें इंटरवीन करना चाहिए, आके कंपनसेशन का ऐलान करना चाहिए। होता तो अक्सर तो यही होता कि जब ट्रेन एक्सीडेंट होता तो ये जो होते हैं। अब यहाँ ये दोष दे देंगे कि लोग आके पटरी पे सो गए थे इसीलिए हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। लेकिन गरीब है, हिंदुस्तानी है, छोटे ज़ात से या छोटे तबके से ताल्लुक़ रखता है, कमज़ोर तबक़ा से ताल्लुक़ात रखता है, तो उनको कुछ ना कुछ तो देना और सबसे बड़ी बात यह है कि थका मांदा भी है। चाहिए। जी हाँ, थका मांदा है। जी, जी। तो क्या आप समझते हैं कि जिस तरह की कल वाक़या पेश आया है वहाँ ये अपने आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के एक केमिकल प्लांट में, जहाँ पर 11 अफराद की मौत हो गई है गैस के लीकेज से, तो क्या आप समझते हैं कि जिस तरह जगन मोहन रेड्डी ने 1 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान किया है, क्या हमारे वज़ीर-ए-आज़म को उनकी तक़लीद नहीं करनी नहीं, चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। स्टेट से ही सेंटर को तक़लीद करना पड़ रहा है आजकल। जी, जी, जी। अगर जगन मोहन रेड्डी की ही बात करेंगे तो आप देखिए कि मरने वालों को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है। जी, जी। इसके साथ साथ जो लोग को वेंटिलेटर दवाखाने में जो शरीक हैं जी। उनको 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। और तकरीबन 15,000 जो लोग मुतासिर हुए हैं गैस से, जी, जी। उनको 10-10 हज़ार रुपये फ़ी कस देने की बात कही गई। तो मैं समझता हूँ कि इसी तर्ज पे ट्रेन के नीचे आओ या माइग्रेंट लेबर आओ, लेकिन माइग्रेंट लेबर अभी अपने मुकाम को तो चले जाएंगे, मगर खाने पीने के लिए फिर वहाँ भी उनकी परेशानी होगी। तो मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए मरकज़ी हुकूमत को। जी, जी। अब ये कहा जा रहा है कि जिस तरह गुर्बत तले दबा हुआ लेबर अब ट्रेन तले कुचल गया है, उसके बावजूद हमारे वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ़ तकलीफ़ का इज़हार कर रहे हैं, अफ़सोस का इज़हार कर रहे हैं। उन्होंने अब तक कोई कंपनसेशन का नहीं, ऐलान नहीं देखिए, किया। अब तक सिर्फ लबकुशाही ही हुई है। जी हाँ, जी हाँ। अगर आप देखेंगे तो मैंने कहा आपके कान के लिए अच्छा दिखा और मेरी ज़बान को अच्छा दिखा, ये बात हो रही है। जी, जी। अगर मॉरेटोरियम भी जो दिए हैं लॉकडाउन पीरियड में, जी, तो ये भी मैं समझता हूँ कि आप क्या करें, लोगों को घर में बंद कर दिए। जी हाँ, बिल्कुल। प्राइवेट लोगों को बोल रहे हैं कि आप तनख्वाह देना आपके वर्कर्स को, स्कूल वालों को बोल रहे हैं कि आप तनख्वाह देना टीचर्स को, स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि आप फ़ीस नहीं भरना, और आप क्या करें, तनख्वाहें कम कर दिया। जी, जी। तो हर चीज़ जो कर रहे हैं आप पब्लिक से ही ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और पूरी कोशिश ये हो रही है कि आप अपनी कैसा बचाव कर सकते हैं। जी, जी, जी।
तो ऐसे में, ऐसे हालत में अगर देखेंगे तो देखिए गैस ट्रेजेडी एक हुई है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट ने अगरचे के पूरी इंटरनेशनल सतह पे पेट्रोल की कीमत बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, जी जी लेकिन गवर्नमेंट ने पेट्रोल की कीमत यहाँ पे और एक 10 रुपए से 13 रुपए नहीं, एक्साइज ड्यूटी में जो इजाफा हुआ। एक्साइज ड्यूटी इजाफा, आप लगातार एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो ये भी आवाम पे बोझ है। जी हाँ। अगर अब जो रिसेंट जो है हाइक हुई है जी जी उससे अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट को 1,70,000 करोड़ रुपए आमदनी होने वाली है। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल। किससे होने वाली है? आवाम की जेब से ही आप पैसा निकाल के अपने खजाने भर रहे हैं जी जी और वो आवाम पे खर्च रहे हैं। जी जी तो मैं समझता हूँ कि ये सिवाय इसके कि आप दिन को रात और रात को दिन बताने की कोई एक ऐसी कोशिश हो रही है कि आप लोगों के जेब से ही पे डाका डाल के पैसे ले रहे हैं और लोगों में ही तकसीम कर रहे हैं। जी 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 जैसा कि आपने कहा है कि लोगों की जेब पर डाका डाला जा रहा है, तो अपोजिशन भी यही इल्ज़ामात आयद कर रही है। तो आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन फिल वक्त एक तामीर रोल अदा कर रही है या नहीं? नहीं, देखिए अपोजिशन फिलवक्त मैं समझता हूँ कि सब लोग ये देख रहे हैं कि पॉलिटिकल लोग ये हैं जी कि ये नेशनल कैलामिटी हो गई है जी जी कोरोना वायरस, इसमें कोई पुकार नहीं सकते। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो सोनिया गांधी माइग्रेंट लेबर्स की मदद के लिए जी जी जो पैसे जमा करने की एक कोशिश हुई है कांग्रेस की तरफ से, वो एक अच्छी पहल है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह वज़ीर आज़म से भी ये डिमांड किया गया था, कपिल सिब्बल ने ये कहा था कि आप 7,000 रुपये एक माइग्रेंट लेबर को दे दीजिए जी जी ताकि उनका गुजर बसर हो सके। जी जी तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ होना चाहिए। आपके पास डायरेक्ट कैश बेनिफिट स्कीम के अकाउंट होल्डर्स हैं, जी उनको पैसे चले जाना चाहिए। लोग ये हैं कि ऐसे भी वाक़यात हुए हैं कि सुबह से लेकर शाम तक लोग बैंक के बाहर ठहरे हुए हैं या मी सेवा सेंटर के बाहर ठहरे हुए हैं, वो 1,500 रुपये के लिए। जी जी तो मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, मैकेनिज्म होना चाहिए, ताकि इसलिए कि कोरोना वायरस से तो सिर्फ अभी 50,000 लोग मुतासिर हुए हैं, ऐसा ना हो कि 50,000 लोग मर जाएंगे भूखमरी से। तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट कुछ करना चाहिए। आपने कहा है कि डायरेक्ट कैश बेनिफिट स्कीम के बारे में आपने बात की है, जी। तो क्या आप नहीं समझते कि ये तो राहुल गांधी की जहनी इख्तिरा थी और उन्होंने ये नज़रिया पेश किया था, तो क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कांग्रेस की तकलीदी करते रहेंगे? नहीं, तखलीद देखिए अच्छा काम है तो आप तखलीद करना चाहिए आपको। जी जी बजाय इसके कि अपनी अना पे लेने के, मैं समझता हूँ कि जिसकी जो तजवीज़ अच्छी दिख रही उस पर अगर काम करते हैं तो मैं समझता हूँ कि लोगों का फ़ायदा हो सकता है। जी जी लोगों का फ़ायदा हो सकता है, ठीक Migrant है। labor, जी। लेकिन मज़दूरों का जहाँ तक सवाल है, ऐसा लग रहा है कि मज़दूरों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर चुकी है मोदी हुकूमत। आपके पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है जी 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 उनको रोकने का। अगरचे के केसीआर ने ट्रेन के लिए दरख्वास्त की, 40 ट्रेन यहाँ से चलने वाले हैं, लोग तो पहुँच जाएंगे। देखिए अपने मुकाम पे पहुँचने के बाद भी क्या उनके मसले हल होने वाले हैं? यहाँ तो नौकरी थी, फिर वक्त लॉकडाउन की वजह से नौकरी चलेगी, वहाँ गए बाद फिर नौकरी की तलाश करना है उनको। जी जी तो वहाँ जो मसाइल होने वाले हैं उसका ये लोग सिर्फ अपने आबाई मुकाम को पहुँचने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जो मसाइल आने वाले हैं उनको उसका कोई हल नहीं है। तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, यकीनन कुछ करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही। बहरहाल नाज़रीन, कोरोना वायरस ने हिंदुस्तान में ज़बरदस्त तबाही मचाई है, मईशत तबाह होकर रह गई है और ऐसा लगता है कि अगर कोरोना वायरस की वबा ख़त्म भी होती है तो उसके बाद हिंदुस्तान को संभलने के लिए कई बरस लग सकते हैं, क्योंकि हमें कई मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो बहरहाल वो मसाइल क्या हैं, देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का रास्त टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे थे कि माबाद कोविड हिंदुस्तान को कई मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, और वो मसाइल क्या हैं पूछते हैं न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खान से। तो जो माबाद कोविड जो मसाइल हमारे पास आएंगे या मंजरेआम पर आएंगे जिसका हमें सामना करना पड़ेगा, वो क्या हैं? देखिए, पहले तो ये है कि माइग्रेंट लेबर की तनख्वाह देने का है। जी जी। लॉकडाउन ख़त्म होते ही माइग्रेंट लेबर जो चले गया है अपने मुकाम को, तो मैं समझता हूँ कि ये एज़ पर एक्ट, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत अगर हम जाएंगे तो इनको अगर रियासती हुकूमत तनख्वाह नहीं दे सकती है जी जी। तो ये मरकज़ी हुकूमत का फ़र्ज़ बन जाता है कि वो तनख्वाह दे, एज़ पर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ये एक चीज़ हो सकती है, लेकिन कोरोना वायरस तब तक नहीं जाएगा जब तक कि इसकी दवा नहीं बन जाती। दवा बनना एक चीज़ है, दवा मार्केट में मिलना जी जी। वो एक दूसरा बड़ा मसला रहेगा। तो जब तक कि ये हमें कोरोना वायरस से लड़ना है, अब तो कोरोना वायरस को मई एंड तक के लिए लॉकडाउन पीरियड को एक्सटेंड किया गया है, अगरचे कि मरकज़ी हुकूमत ने इसे 18 मई तक एक्सटेंड किया है, लेकिन हो सकता कि 10-10 दिन करके इसको आगे बढ़ाते लेके जाएंगे। कोरोना वायरस की तादाद ऐसा आ रही है कि जो 5 मार्च को 30 केसेस थे और आज देखेंगे तो 50,000 के करीब आप चले गए हैं। तो जो तादाद बढ़ी है 30 से 50,000 हो गई है, तो अब 50,000 हर 10 दिन में ये तादाद डबल हो रही है। तो अब ये 1 लाख हो जाएंगी, 1 लाख से फिर 2 लाख हो जाएंगी, 2 लाख से 4 लाख हो जाएंगी। तो इस तरीके से जून तक हो सकता है कि 5 लाख तक कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद हो सकती है। जी जी। तो अभी तो ऐसा दिख रहा है कि लॉकडाउन खुलने वाला है, लेकिन मेरा ऐसा यकीन है कि फिर ये लॉकडाउन को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। लोगों को कहीं ना कहीं उलझा कर इसे रोकने की बात आ रही है। एक बात तो ये है कि जैसा कि आपने कहा है कि लॉकडाउन बढ़ाया भी जा सकता है और अजीब गरीब हालात पैदा हो रहे हैं। इस दौरान आपने देखा है कि रियासती हुकूमतों ने, ख़ासतौर पर दिल्ली हो या तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश या कोई और रियासतें हैं, वहाँ पर शराब की दुकानात खोलने की इजाज़त दी गई है, जबकि मंदिरें बंद हैं, मसाजिद बंद है, गिरजाघर और गुरुद्वारे बंद है। आखिर ये क्या है आखिर? देखिए, जहाँ तक रहा सवाल शराब का, तो शराब खोलने का फ़ैसला मरकज़ी हुकूमत ने किया है। उसकी तकरीर 6 रियासतों में ख़ास तौर पे की गई है। जी जी। अगरचे के शराब की रेट में भी इजाफा किया गया है। तो ये ऐसा मसला है कि अपनी इकॉनमी को या अपने मुलाजिमीन की तनख्वाह देने के लिए आप शराब खोल के लोगों की जान जोखिम में डाल दिए हैं। अब अगर इसमें आप देखेंगे तो हर शराबी का एक मरकज़ जो बन गया है वो शराब की दुकान। यहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, किसी किस्म की नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं है। आप सिर्फ कोरोना वायरस में तबलीगी जमात के मरकज़ को जिस तरह बदनाम किए हैं, आप शराब खोल के ये दूसरा ऐसा बड़ा भयानक मरकज़ बना दिए हैं कोरोना वायरस फैलने के वास्ते। इसकी कहीं पर भी ना मीडिया में इसकी निंदा की जा रही है, ना तनकीद की जा रही है इसकी, ना कोई अखबार में कुछ आ रहा है। गवर्नमेंट अपने आमदनी देख ली। देखिए, तेलंगाना गवर्नमेंट की अगर हम बात करेंगे तो तेलंगाना गवर्नमेंट को 3,600 करोड़ रुपए जायद आमदनी होने वाली है सिर्फ शराब से, जबकि आंध्र प्रदेश को 3,000 करोड़ रुपए होने वाली है इसकी आमदनी। अब ये है कि 2,300 तेलंगाना में दुकानात खोले गए हैं शराब की दुकानों के। अब उसमें भी अगर आप जाएंगे तो शराब से होने वाले ऐसे 230 अमराज हैं जिससे कि लोग शराब पीकर मुतासिर होते हैं। सही है कहा, बिल्कुल तो सही। इन सब को अगर देखें तो आलमी सतह पे शराब की वजह से हलाक होने वाले लोग 30 लाख लोग हलाक होते हैं सालाना। एक साल में 30 लाख लोग हलाक होते हैं। पूरी दुनिया की आबादी का 15% हिस्सा हिंदुस्तान में रहता बसता है। हिंदुस्तान में भी अगर आप देखेंगे तो 30% आबादी ऐसी है जो शराब की लत में मुब्तला है। बिल्कुल सही है जी। तो इन सब को अगर हम देखेंगे तो ये पूरा हो रहा है कि आप ना सिर्फ लोगों की जान को ख़तरे में डाल रहे हैं, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए लोगों की जान को ख़तरे में डाल रहे हैं। एक सवाल ये पैदा होता है कि जैसा कि आपने कहा है कि जब तबलीगी मरकज़ में कोरोना वायरस का पता चला तो दोनों मीडिया चीखने लगा, चिल्लाने लगा, पुकारने लगा कि देखिए ये मरकज़ है, यहाँ पर कोरोना वायरस है, इस तरह की बातें हुई है। लेकिन शराब की दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियाँ उड़ाई गई हैं उस बारे में कोई नहीं कहता। सोशल डिस्टेंसिंग हो गया है, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया है। जी जी। अगरचे कि ख़वातीन तंजीम पहले से इस पर आवाज़ उठा रही कि अगर आप शराब खोलेंगे तो
डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ जाएगा लोगों का। जी जी इसके बावजूद भी अगर देखेंगे तो लोग जा रहे हैं कुतुब मीनार को टक्कर मार दे रहे जी हाँ, हैं। जी तो हाँ। ऐसे ऐसे वाक़यात भी हुए हैं। शराब पीने के बाद इंसान नहीं रहता, हैवान बन जाता है। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल इन सही। सब के अलावा अगर देखें तो ये आप अपनी आमदनी बात आती है कि तनख्वाह देने के वास्ते आप शराब को खोल दिए हैं, जहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग हो या कुछ भी चीज़ के ऊपर काम नहीं हो रहा है। शराब के 2300 दुकाना जो खोले गए हैं, आप उसके बाहर के भी तस्वीर अगर देखेंगे तो जी, जी। लोग कतारों में ठहरे हुए हैं। जी जी और शराब पीने के बाद जो 40 दिन 45 दिन के बाद जो शराब मिली, जी, जी। तो ये ऐसा पी रहे हैं जैसा आबे हयात पी रहे हैं। जी 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 और पी के अपने में आप नहीं रह रहे हैं। जी। कोई नाच रहा है, कोई झूम रहा है, अलग अलग किस्म के मनाजिर आ रहे जी, जी, हैं। जी। वो एक अलग मौजूद बहस जी, बन बना सकता हुआ है। जी, जी, आपने बिल्कुल सही कहा है क्योंकि दुनिया में मज़ाक उड़ाया जा रहा है इस तरह जी। के मनाज़िर के बायस। बहरहाल ये तो शराब की बात रही है और शराब तो बहुत बुरी चीज़ होती है और जो पीता है वो लड़कता ही है। तो मैं समझता हूँ कि जब लड़कने की बात आती है तो आप क्या कहते हैं, क्या हमारी मईशत नहीं लड़क रही है? देखिए, हिंदुस्तान की मईशत रियासती हुकूमत, मैं समझता हूँ कि 10 साल जब अमेरिका ये कहता है कि कोरोना वायरस की वजह से 9/11 का हमला या हिरोशिमा नागासाकी का हमले के को भी इसको ये पीछे छोड़ दिया है, जो माशी तबाही हुई है अमेरिका को। तो अगर अमेरिका को होती है तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में और ज़्यादा इसकी माशी तबाही हुई है। अब हम किस तरह कोप अप करेंगे? देखिए, आज लॉकडाउन ख़त्म होना से मैंने समझता कि मसाइल हल होने वाले हैं। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद के जो मसाइल होने वाले हैं उससे निमटने के लिए क्या मरकज़ी हुकूमत, रियासती हुकूमत, ये देखने की ज़रूरत है इस पर किस तरह तैयारी करते हैं। चलिए, ये तो रही शराबियों की बात रही या फिर मईशत की बात रही है और आलमी सतह पर भी आपने बात कही है कि अमेरिका, जब अमेरिका का जिक्र आता है तो ट्रंप का जिक्र ज़रूर आना चाहिए, इसलिए कि वो अजीब व गरीब बातें करते हैं। कभी वो कहते हैं कि जिस तरह पेस्टिसाइड्स बैरों ने यानी जिस्म के बाहर जरासीम को मारते हैं तो क्या वो जिस्म के अंदर नहीं मार सकते, इस तरह की बातें वो करते हैं। जी 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 जी। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, देखिए, ट्रंप तो जो मर्जी माफिक उनकी मर्जी के ताल्लुक से बोल रहे हैं। आपको यही भी नहीं मालूम था कि हाइड्रोक्लोरोक्विन से वायरस का इलाज होता नहीं होता, इसकी तहकीक से पहले ही आप हिंदुस्तान से एक बड़ी तादाद में हाइड्रोक्लोरोक्विन अमेरिका को मंगा लिए। जी जी तो ये तो रहा ट्रंप का सवाल। तो ट्रंप क्या बोलते, ऐसा दिखता है कि वो भी हर वक्त नशे में रहते, जी जी कब क्या बोल देते उनको ही मालूम। तो अब उनको दो मसले हैं, कोरोना वायरस की वजह से उनका इलेक्शन भी खतरे में पड़ गया है। बिल्कुल सही। तो वो कब क्या बोलने वाले हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। अगरचे के अमेरिका के हद तक ट्रंप का बोलना एक तरफ है, रियासती गवर्नर का बोलना अपनी जगह है। तो गवर्नर, ऐसे कई गवर्नर्स भी हैं जो ट्रंप के खिलाफ में जाके अपने स्टेट्स को खोलने की इजाज़त दे दी है, यानी लॉकडाउन ख़त्म करने की। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि वो 1 लाख जो तादाद का फिगर पहुँचे हैं मरने वालों की तादाद कोरोना वायरस से अमेरिका में, वो शायद हो सकता है कि अमेरिका में हो जाएगा। लेकिन अब हिंदुस्तान में ये है कि टेस्ट होने पर ही मालूम होगा कि कितने लोग मुतासर हुए हैं और सही तौर पे ये मालूम होगा कि कितने लोग कोरोना वायरस से फौत हुए हैं। एक बात अच्छी कही है। अमेरिका की जहाँ तक बात है, एक सवाल ये पैदा होता है कि जब ट्रंप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि अब कोरोना ने अमेरिका की सारी दुनिया में साथ मुतासर करके रख दिए? बिल्कुल। जो आलमी सतह पे आप ये कहते थे कि हम ताकतवर तरीन मुल्क हैं, एक ऐसे छोटे वायरस ने आपको घुटने पे ला दिया है। जी हाँ। ना सिर्फ आपको घुटने पे ला दिया है, आप बेरोजगारों की तादाद भी अगर देखेंगे तो वो भी कई गुना बढ़ गई है। जी जी माशी एतबार से देखेंगे तो पूरी इकानमी ठप हो गई है। जी जी तो ऐसे में अब ब्लड प्लाज्मा की बात आ रही है जी कि क्या ब्लड प्लाज्मा लेके हम इसका इलाज कर सकते हैं। जी तो अब कोरोना वायरस ख़त्म होने के बाद देखना ये है कि किस तरह, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान प्लाज्मा ब्लड जो है, ना नरेंद्र मोदी देने वाले हैं, ना उनकी वजारत देने वाली है, ना उनके कोई भक्त लोग देने वाले हैं। जी जी ब्लड प्लाज्मा जो अगर मिलेगा तो वो तबलीगी जमात के जो लोग हैं या जो कोरोना वायरस से जो मुतासिर लोग हैं उनका ब्लड प्लाज्मा लेके इलाज करना है कोरोना वायरस का। जी जी दूसरा जो बड़ा मसला हिंदुस्तान के सामने आ सकता लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद, जी वो ये है कि गर्मा का मौसम ख़त्म होगा और खैत साली शुरू होने वाली है। जी जी तो पानी का भी अगर हम देखेंगे तो हिंदुस्तान में पानी की तादाद, आप
कम्युनल कम्युनल कम्युनल, हर बात में कम्युनल को लेके आ रहे हैं। लेकिन पानी का मसला ये है कि 2030 तक, जी जी 2020 चल रहा, 10 साल के बाद 70% हिंदुस्तान रेगिस्तान की तरह हो जाने वाला है। हम्म, और 2040 तक WHO की रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो हिंदुस्तान में साफ़ पीने की पानी की शदीद किल्लत होने वाली है। जी तो मैं समझता हूँ कि ऐसे बुनियादी चीज़ों को हल करने के लिए अगर आप देखेंगे तो इस्लामी तालीमात में भी ये कहा गया है कि पानी को बहुत ही देख संभल के इस्तेमाल किया जी करो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि जिस तरह जो नेशनल वेस्ट हो रहा है पानी का, उससे कई मसाइल पेश आ सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि हम अपने प्रोग्राम के अख्ताम पर, ये हमारी रिवायत रही है कि न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खान से एक मैसेज लेते हैं। इस मैसेज में कई बातें पोशीदा होती हैं, कई इशारे होते हैं जिसे हमारे नाज़रीन अच्छी तरह समझते हैं और समझ जाते हैं। तो बहरहाल हम चाहेंगे कि इस मरतबा भी आप हमारे नाज़रीन को एक मैसेज दें। देखिए, रमज़ान का महीना है। रमज़ान के महीने में अगर हम बात करेंगे तो अब फ़िल वक़्त रब से रुजू होने का मामला है। जहाँ तक रब का मामला है, रब वो है जिसे दुनिया में हर मुतनफ़िस को क्या चीज़ की ज़रूरत है, कब ज़रूरत है, किस वक्त पर ज़रूरत है, इसका जानने वाला सिर्फ रब है। तो मैं समझता हूँ कि आप इस महीने में रब से दुआ करके, इसलिए कि आज कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 50,000 बताई जा रही है हिंदुस्तान में, लेकिन ये बढ़कर हो सकता है कि 5 लाख तक भी पहुँच जाएगी जून तक। तो कोरोना वायरस से एक बचने की बात है। दूसरी बात यह है कि आज जो परेशानी है लॉकडाउन की वजह से, आपके अड़ोस पड़ोस करीब रिश्तेदारों का ख्याल रखना ज़रूरी है, बजाय इसके कि हम दूसरे चीज़ों में। मैं तो ये बोलूँगा कि जिस तरह लॉकडाउन है, तो आज आप जो नए कपड़े पहन के ईद का इंतज़ार करते थे, नए कपड़े नहीं, साफ़ कपड़े पहन के ईद की नमाज़ अदा करिए। रिश्तेदारों से मिलने की भी बात अब की इस मरतबा इस ईद में कम हो गई है। तो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद, अगर 29 को लॉकडाउन ख़त्म भी होता है, तो मैं समझता हूँ कि एक 15-20 दिन और मुसलमान ख़ास तौर पे एहतियात करें, इसलिए कि कोरोना वायरस की अगर तादाद बढ़ जाती है तो फिर ऐसा ना हो कि इसके लिए हमें भी फिर से ज़िम्मेदार करार दिया जाएगा। रहा सवाल ख़तरा, कोरोना वायरस के ख़तरे की बात है। कोरोना वायरस से डर के जो लोग घर में बैठे हैं, आप ये देखिए कि एक छोटी मिसाल ये है कि घर में आप फ़ोन चार्ज करने के लिए जब प्लग पे हाथ लगा के खटका खोलते हैं, तो 220 वोल्ट का करंट आपके खटके के हाथ के और करंट के बीच में सिर्फ एक खटका, प्लास्टिक का खटका होता है। तो वहाँ पर भी आपकी जान को ख़तरा है। लेकिन चूँकि एक आम बात हो गई है कि आप रोज़ाना प्लग लगाते हैं और फ़ोन चार्ज करते हैं, तो आप वो ख़तरे को महसूस नहीं कर रहे हैं। इसी तरह कोरोना वायरस का भी ख़तरा है। मैं समझता हूँ कि कोरोना वायरस को अगर हम सीरियसली अगर लेके चलेंगे, एहतियात बरतते हुए रहेंगे, इसलिए कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि इंसान को सोशल एनिमल कहा जाता है, तो इसी तरह समाजी जो मेल मिलाप की बात है, वो ख़ास तौर पे इस्लामी आदाब, इस्लामी तहज़ीब में अगर ये है कि आपको मिलना चाहिए, मिल जुल के रहना चाहिए, दुख दर्द को बांटना चाहिए, इन सब चीज़ों को अगर हम देखेंगे तो मसला जो है कि आप ज़कात जो दे रहे हैं, ज़कात नहीं, मदद के लिए हर वक्त आगे रहेंगे, तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे, तो कोरोना वायरस क्या, फिल वक्त कोरोना वायरस के बाद जो होने वाली है कि जिन लोगों की नौकरी जाने वाली है, उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। इसलिए कि कोरोना वायरस लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद खाने पीने की बात की, जो पहले ज़रूरियात ज़िंदगी के ऊपर खर्च करने लोग आगे बढ़ेंगे, तो उसके लिए पैसे होना है, पैसों के लिए नौकरी होना है। नौकरी रहती या नहीं रहती, ये किस तरह लोग इदारे इससे निपटेंगे, ये देखना ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे मुसलमानों का एक बाइकआउट अगर होता है, तो हमें नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। तो जो पैसे आपके पास है, जो पैसे आने का है, जो पैसे आप बचा सकते हैं, ये आप बचा के अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों का, गरीब रिश्तेदारों का अगर ख्याल करेंगे, तो यही चीज़ हम एक अंदाजे के मुताबिक ये चीज़ सितंबर तक चलने वाली है। तो आपकी प्लानिंग जो होना चाहिए कि मिनिमम सितंबर तक की अगर हम प्लानिंग करेंगे, तो हम हर एक चीज़ से, हर एक मसले से जो अब दरपेश है, उससे निपटने के लिए आसानी हो सकती है।
बहुत ही प्यारा मैसेज आपने दिया है। और नाज़रीन, जैसा कि आमिर अली खान ने मैसेज दिया है कि अल्लाह से रुजू होना चाहिए, और जो लोग अल्लाह से रुजू होते हैं वो यकीनन कामयाबी हासिल करते हैं, यकीनन कामयाब होते हैं। बहरहाल अल्लाह अल्लाह कर भैया और अल्लाह जी से डर भैया। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम आमिर अली खान के साथ फ़िक्र व नज़र इख्तिताम को पहुँचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।